हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस विजन। मैं धीरज सर। आज जो केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ है जैक बोर्ड का, ठीक है, जैक बोर्ड क्लास 12 का केमिस्ट्री पेपर का जो एग्जाम हुआ है उसका मैं एमसीक्यू का आंसर की बता रहा हूँ स्टूडेंट। तो जो भी एग्जाम दिए हैं तो वो अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है आपका वो था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉलिड सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है। तो जैसे कि ऑप्शन ए दिया हुआ था ब्रास, सेकंड ऑप्शन था ब्रॉन्ज, थर्ड ऑप्शन था हाइड्रेटेड सॉल्ट्स और चौथा ऑप्शन था आपका एरेटेड ड्रिंक्स। ओके स्टूडेंट, एरेटेड ड्रिंक्स। तो स्टूडेंट ऑप्शन ए बी सी जो है आपका ब्रास, ब्रॉन्ज और हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये सब आपका सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि सॉलिड सॉल्यूशन जो होता है वो आपका सॉल्वेंट जो होती है वो सॉलिड होती है। ओके, सॉल्वेंट जो होता है वो आपका सॉलिड होती है और एरेटेड ड्रिंक्स में जो होता है सॉल्वेंट लिक्विड होता है। तो ये जो आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, ऑप्शन डी इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो आपका था what is the molality of a solution formed when 58.5 gram of NaCl is dissolved in 200 gram of water. Okay student, what is the molality of solution formed when 58.5 gram of NaCl is dissolved in 200 gram of water. हिंदी में क्वेश्चन था 58.5 ग्राम NaCl को 200 ग्राम जल में घोला गया है तो इस विलयन की मोलता क्या होगी। ओके, तो ये बहुत ही निहायती आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड, जैसे कि आपको हम हमेशा बताते रहते हैं कि मोलैलिटी हो मोलैलिटी हो, इस पे जो क्वेश्चन जो है वो एकदम फॉर्मूला बेस्ड आया करता है। तो एकदम फॉर्मूले पे क्वेश्चन था। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है कि मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है, ओके, मोलैलिटी की जो फॉर्मूला होती है मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो आपका होता है डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और ग्राम अगर दिया हुआ है सॉल्वेंट, अगर ग्राम में दिया हुआ है सॉल्वेंट तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है मोलालिटी का। तो डब्ल्यू बी जबकि सॉल्यूट का जो वेट है आपको दे रखा है 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम NaCl को 200 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया है। तो सॉल्यूट आपका 58.5 ग्राम है। ओके स्टूडेंट, 58.5 मोलर वेट। NaCl का जो मोलर वेट होगा, सोडियम का मास और क्लोरीन का मास, सोडियम का मास जो होता है 23 होता है, क्लोरीन का मास 35.5 होता है। दोनों को ऐड कीजिएगा तो मोलर वेट भी आपका 58.5 आएगा। ओके, और सॉल्वेंट का जो मास है दे रखा था 200 इंटू 1000। अब इसको कट कीजिएगा आपका, तो ये और ये कट हो गया और 200 को 1000 से कटेगा तो आपका 5 बार में कटेगा। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आंसर जो होना चाहिए इसका 5 होना चाहिए, जो कि इसमें ऑप्शंस आपका नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 5 आपका इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए जो है इसका जो है बेनिफिट सारे स्टूडेंट्स को मिलेगा। ओके, इसकी जो बेनिफिट है आपको सारे स्टूडेंट्स को मिलेगा। इस क्वेश्चंस का बेनिफिट आपको सारे स्टूडेंट्स को मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स 5 m। ठीक है, 5 मोलैलिटी यूनिट होता है m, मतलब मोल पर केजी, तो 5 होगा इसका आंसर। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इससे सारे स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम आते हैं। क्वेश्चन जो थर्ड है आपका वो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुसंख्य गुणधर्म। ओके, अनुसंख्य गुणधर्म।
तो अनुसंख्य जो गुणधर्म होता है वो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ओके स्टूडेंट, विलय के कणों की संख्या पर, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, जिसमें से एक होता है आपका आ जाके RLVP रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक होता है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एक होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चलिए पहले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं, डेल्टा टीवी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको आप बोल सकते हैं इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। एक होता है डेल्टा टीएफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई। ये हमारा 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो इसमें आपका दिया रिलेटिव लॉरिंग ऑफ फ्लूइड प्रेशर, डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसको आप बोल सकते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, आएगा चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। तो इसमें से बोला गया था 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, तो स्टूडेंट ऑप्शन सी हो जाएगा, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, राइट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये। तो क्या है क्वेश्चन, ईएमएफ ऑफ ए सेल निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी, आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखा था, ठीक है। क्या दे रखा था स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल यहां पर दे रखा था, स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखा था आपका क्या माने 0.25 वोल्ट, और कॉपर का स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखा था प्लस 0.34 वोल्ट। तो इसका निकालना हमें क्या था स्टूडेंट्स, ईएमएफ निकालना था, राइट, ईएमएफ निकालना था। तो ईएमएफ निकालने का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो आपका होता है ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला यानी कि ई नॉट सेल, जिसको हम लोग नोटेशन देते हैं ईएमएफ को, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो इसका एक आसान सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो हाई पोटेंशियल होता है स्टूडेंट्स वो कैथोड होता है, जो लो पोटेंशियल होता है वो एनोड होता है। तो हाई में से लो घटा दीजिए, तो प्लस 0.34 प्लस 0.34 माइनस 0.25 है, माइनस 0.25 है स्टूडेंट। तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस 0.34 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.25। तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा प्लस 0.58 आ जाएगा, ओके 0.59 सॉरी 0.59 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ओके 0.59 वोल्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन आपका था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़े। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था वो है आपका स्टूडेंट्स, which of the following statements is true regarding a primary cell, regarding a primary cell। यू नो स्टूडेंट बैटरी का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें बताया गया कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन प्राइमरी सेल के लिए सुटेबल है। तो प्राइमरी सेल जो होता है स्टूडेंट, मोटा मोटी हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी जो सेल होता है यानी प्राइमरी जो बैटरी होती है, बेसिकली जो होता है आपका जो बैटरी होती है वो हम लोग 3 टाइप बैटरी में कवर करते हैं। एक प्राइमरी बैटरी होता है, एक सेकेंडरी बैटरी होता है, एक फ्यूल सेल यानी फ्यूल बैटरी के रूप में पढ़ते हैं। तो प्राइमरी बैटरी में जो बेसिक्स जो चीजें हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी बैटरी जो होता है वो नॉन रिचार्जेबल होता है, ओके स्टूडेंट। और इसमें 2 एग्जांपल हम लोग करते हैं, एक ड्राई सेल के रूप में, ड्राई सेल, और एक होता है मरकरी सेल, मरकरी सेल, ओके। तो ड्राई सेल मरकरी सेल इज द कॉमन एग्जांपल है, प्राइम एग्जांपल ऑफ क्या है, प्राइमरी सेल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा था, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन बी रिवर्स, इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन बी रिवर्स। नहीं, प्राइमरी सेल में एक बार जो रिएक्शन टेक प्लेस हो जाता है वो हो जाता है, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी रिचार्ज, ये भी नहीं हो सकता है। एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल इज अ मरकरी सेल, यस दिस इज द ऑप्शन, ठीक है, दिस इज योर आंसर। एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल निकल कैडमियम, ये जो है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल यानी स्टोरेज सेल का एग्जांपल है, ये मतलब सेकेंडरी सेल का एग्जांपल है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राइमरी सेल का जो एग्जांपल होता है वाकई ड्राई और मरकरी सेल होता है, मरकरी सेल इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, बी और डी है आपका जो है वो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका था आपका द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होगा? तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, हम लोग यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर का निकालने का जो तरीका होता है, तो अगर हम nth ऑर्डर का यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अगर हम जानते हैं nth ऑर्डर का, तो हम किसी भी ऑर्डर का निकाल सकते हैं। तो nth ऑर्डर का जो यूनिट होता है रेट कांस्टेंट का, ठीक है, nth ऑर्डर के लिए, ठीक है, nth ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो ये आपका है K इक्वल टू मोल पर लीटर। ओके स्टूडेंट्स, और 1 माइनस n पर सेकेंड, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा nth ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला हो गया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का। अब मुझे पूछा गया था जीरो ऑर्डर का, तो बस n का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, जीरो, n का वैल्यू, ये जो n है n का वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए, तो क्या होगा आपका मोल पर लीटर और 1 माइनस n का वैल्यू यहाँ जीरो बैठा देंगे पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा आपका मोल पर लीटर, और इसका जो पावर है 1 माइनस जीरो मतलब 1 हो जाएगा, और पर सेकेंड तो क्या आ जाएगा आपका स्टूडेंट, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या बोले स्टूडेंट्स, मोल, इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 6 था स्टूडेंट, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर, सॉरी, कि बोला गया है क्वेश्चन की एक रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। एक रिएक्शन है जो द्वितीय कोटि का हो रहा है। ठीक है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर हम इंक्रीज कर दें 4 टाइम्स, तो व्हाट विल बी द इंक्रीज इन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या जो होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ने जो बनने का जो दर होगा वो कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिंपल है कि जैसे मान लीजिए एक जो है रेट रिएक्टेंट गिव्स, अगर मान लीजिए प्रोडक्ट है, सबसे पहले रेट लिखने आना चाहिए। तो रिएक्शन रेट बराबर हम लोग तरीका जानते हैं लिखने का कि रेट कांस्टेंट, और जो रिएक्टेंट है उसका जो कंसंट्रेशन हम लोग इस तरह लिख के स्क्वायर बॉक्स लगा देते हैं। ये स्क्वायर बॉक्स रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को। अब ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा था, यानी द्वितीय कोटि का रिएक्शन हो रहा था, तो इसके पावर लगा दीजिए 2। अब क्या बोल रहा है कि अगर हम इसका कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का अगर डबल कर देते हैं, सॉरी 4 टाइम्स कर देते हैं, तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन का जो रेट होगा वो कितना टाइम्स बढ़ जाएगा। तो एक नया रेट ले लेते हैं R1 इक्वल टू के, और इसको 4 टाइम कर देते हैं, यानी क्या होगा 4R, और इसका पावर कर दीजिए 2। ओके स्टूडेंट, तो हो जाएगा K और 4 का पावर 2, यानी क्या आपका 16, और कंसंट्रेशन ऑफ R का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यानी 16 और K और R स्क्वायर की जगह, यानी ये जो K है और ये R स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं R लिख सकते हैं। तो हमारा जो नया जो रेट होगा वो पहले वाले रेट का 16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 16 टाइम्स हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
ओके स्टूडेंट्स, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ये ग्राफ दे रखा था स्टूडेंट, ये जो है ना, ये ग्राफ दे रखा था आपका, ये ग्राफ दे रखा था। अब इस ग्राफ को देखना ये था ना कि इस ग्राफ को देख के आपको बताना है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो ये ग्राफ जो है ना, मतलब बहुत कॉमन सा ग्राफ है ये। तो इस ग्राफ को देखते जो बच्चा पढ़ा है तो देखते ही ग्राफ बता देगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है ये। लेकिन अगर नहीं भी पता है तो फिर भी आप इसको आसानी से आप जो है निकाल सकते थे कि ये ग्राफ किसका है। तो स्टूडेंट ये देखिए, ये क्या है, स्लोप है, इसे हम कहते हैं स्लोप, और स्लोप दे रखा था -k। ओके स्टूडेंट, स्लोप दे रखा था -k। तो जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वो पढ़ चुके हैं कि के बराबर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या पढ़े, के बराबर 1/t और ln कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय ए माइनस एक्स होता है स्टूडेंट। ये हमारा जो है ln के फॉर्म में लिखेंगे, तब अगर ln नहीं log बेस 10 के रूप में लिखेंगे तो आगे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से, लेकिन हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, कंसंट्रेशन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमें स्लोप जो है -k के रूप में लिखना है, तो इसलिए हम यहाँ पर ln के फॉर्म में लिखेंगे। तो kt बराबर आपका आ गया, kt बराबर ln a बाय a माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे ln, जैसे log a माइनस log m बाय n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, तो ln a हो जाएगा और माइनस हो जाएगा ln a माइनस एक्स हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसको आप इधर, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा आपका ln a माइनस एक्स इक्वल टू के टी लगा जाएगा तो हो जाएगा -kt और प्लस ln a हो गया। तो ये जो है ना, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर्म, स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। तो y आपका हो गया, y एक्सिस हो गया आपका ये ln a माइनस एक्स। ठीक है, और आपका जो कि यहाँ पर x के रूप में हो गया तुम्हारा t। ठीक है, t हो गया तुम्हारा। ठीक है, और ये ln a मतलब ये हो गया कांस्टेंट हो गया, और m यहाँ क्या हो गया स्टूडेंट, -k मतलब स्लोप हो गया। m यहाँ क्या बताता, स्लोप। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बता रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बता रहा है। तो ये जो इक्वेशन है, ये आपका, ये जो इक्वेशन है ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, और फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन से हमारा ये निकल जाएगा m बराबर -k। तो इसका मतलब है कि ये आपका जो ग्राफ है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा। तो ये ऑप्शन बी आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, जब भी स्लोप -k दिया हुआ है तो उसको हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को जब हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से जब हम लोग कंपेयर करते हैं mx प्लस c में, तो हमारा जो m आना चाहिए वो -k आना चाहिए। तो दो तरह का इक्वेशन लोग पर, एक जीरो ऑर्डर का, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर से आप कीजिएगा y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कीजिएगा तो स्लोप -k नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर का पढ़े हुए हैं और उसको y इक्वल टू mx प्लस c में कंपेयर कराएंगे तो m इक्वल टू आ जाएगा -k। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैल्यू ऑफ टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ा होगा वो इजीली इसको ऑप्शन देखते ही क्लिक कर देगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के साथ हम लोग हाफ लाइफ पीरियड पढ़ते हैं, तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो होता है, हाफ लाइफ पीरियड का टी हाफ इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, 0.693 बाई के होता है। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा।
अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, द एलिमेंट विद एनोमोलस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, कौन सा इसमें पेयर जो होगा वो आपका विषम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताएगा। ठीक है, विषम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताएगा, एक तरह से एक्सेप्शन कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रोमियम एंड क्या तुम्हारा कॉपर हो जाएगा। तो क्रोमियम और कॉपर का वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्सेप्शन होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन था। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन, लेंथेनाइट संकुचन, ठीक है। तो लेंथेनाइट संकुचन होने का कारण क्या है, तो हम लोग पढ़े थे कि लेंथेनाइट संकुचन जब हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जब जाते हैं, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एलिमेंट्स का जो है वो आपका एटॉमिक रेडियस जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसलिए जो होगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। ओके, तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या में वृद्धि होने से हमारा जो है लेंथेनाइट संकुचन होता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा था स्टूडेंट। Which of the following is a होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलैप्टिक जो होता है स्टूडेंट, एक होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है, हेटेरोलैप होता है, हेटेरो, ठीक है, हेटेरोलैप्टिक होता है, होमो एक हेटेरो होता है। तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब हो गया जो वैसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही टाइप का लिगैंड हो, और हेटेरो में क्या होता है, वैसा कॉम्प्लेक्स जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लिगैंड्स प्रेजेंट हो। तो जैसे यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर दो तरह का लिगेंड दे रखा था, अमोनिया और सीएल, इसलिए ये तो ऑप्शन होगा ना, डिस्कार्ड कर देते हैं। यहाँ पर वाटर और सीएल दे रखा था, यहाँ पे दो टाइप का लिगेंड दे रखा था, इसको भी आप डिस्कार्ड कर देते हैं। अमोनिया सीएल आई भी डिस्कार्ड कर देते हैं, तो आपका ऑप्शन ए हो जाता है करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 13। ओके स्टूडेंट, तो 13 जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 13 क्या बोलता है, एन एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। अब इसका ऑप्शन जो है थोड़ा सा जो है ऑप्शन ए बी सी डी में थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन भी जो है मतलब कह सकते विवादास्पद है। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि जो चार जो ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन में से जो दो ऑप्शन है बी और जो सी है, ये दोनों लिगेंड आपका जो है बाइडेंटेड होगा, क्योंकि ये है आपका ऑक्सलेट आयन। ठीक है, ऑक्सलेट आयन जो होता है सी डबल बॉन्ड ओ माइनस और सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, तो इसमें भी जो कोऑर्डिनेटिंग साइट है वो दो है। बाइडेंटेड का मतलब क्या होता है, दो कोऑर्डिनेटिंग साइट हो, तो ये भी कोऑर्डिनेट कर सकता है, ये भी कोऑर्डिनेट कर सकता है, तो दो कोऑर्डिनेटिंग साइट है, तो इसलिए इज द एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। तो ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड। और कार्बोनेट आयन देखिए यहाँ पर CO3 2 माइनस, तो CO3 2 माइनस, तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर होता है सी डबल बॉन्ड ओ माइनस और ओ माइनस, तो ये भी आपका बाइडेंटेड लिगेंड ही है भी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी और सी दोनों बाइडेंटेड लिगेंड हो रहा है। ठीक है, ये तो आपका NO2 साइनाइड, ये आपका यूनिडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, तो यहाँ भी स्टूडेंट्स को फायदा होगा। ठीक है, तो ये भी जो ऑप्शन बी क्लिक किए होंगे या ऑप्शन सी क्लिक होंगे, यानी कि इसमें सभी स्टूडेंट्स को नंबर मिलेंगे इसमें, जहां तक मुझे लगता है। तो इसमें बी और सी दोनों इसका आंसर होगा। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 14 था आपका, क्वेश्चन नंबर जो 14 था, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऑर्गेनिक का जो है क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, टर्सरी अल्काइल हैलाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग। इसमें 4 टू ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। अब टर्सरी अल्काइल हैलाइड मतलब वो अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलाइड उस कार्बन से अटैच होगा जो कार्बन 3 डिग्री होगा। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए क्या है, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो 2 क्लोरोब्यूटेन कैसे बना लीजिए, 1 2 3 4 कार्बन हो गया स्टूडेंट। अब 2 पे लगा दीजिए क्लोरो, तो पहले ही आप जो है
चारों का आप सीधा से स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो ये हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन का। तो जिस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है वह कार्बन 2 डिग्री है। देखिए इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन। तो ये कार्बन जो है आपका 2 डिग्री है, ये कार्बन आपका 2 डिग्री है। ठीक है। अगर हम बात करें सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल आपका ये हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड आपका ये हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, इसमें Cl लगा दिया। तो ये भी जो कार्बन है ना, ये भी कार्बन 2 डिग्री है। अब ये आइसोब्यूटाइल है, तो आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर ये होता है, आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर ये हो गया, इसे भी Cl लगा दीजिए आइसोब्यूटाइल में, ये आइसोब्यूटाइल हो गया। तो ये जिस कार्बन पर Cl लगा वो कार्बन 1 डिग्री है, ये भी नहीं होगा। अब 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 हो गया। अब यहाँ पर 3 क्लोरो 1 2 3, 3 पे क्लोरो लगा दीजिए और फिर 3 मिथाइल पे, 3 पे मिथाइल लगा दीजिए। अब ये देखिए कार्बन जो है ना, ये जो कार्बन है इधर भी एक कार्बन हो गया, नीचे भी कार्बन हो गया, यहाँ भी एक कार्बन हो गया। तो इसका मतलब ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी आंसर हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन डी इसका जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट ऑप्शन डी क्लिक किए होंगे, ऑप्शन डी लिखे होंगे, वो जो है राइट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ था स्टूडेंट्स कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर चीजों देखा जाए, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, ये ऑर्गेनिक का स्ट्रक्चर दे रखा है। तो जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर आपका नॉर्मल चेन होता है, नॉर्मल, ये नॉर्मल चेन है, स्ट्रेट चेन मतलब नॉर्मल चेन। तो उसमें क्या होता है ना कि जो पैकिंग होता है मॉलिक्यूल का वो बड़ा जो है कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है। तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो स्ट्रांग होता है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियस है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा उसको टेम्परेचर चाहिए चीजों को ब्रेक करने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। तो इसलिए नॉर्मल अल्काइल हैलाइड की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो आपका सेकेंडरी से ज्यादा होता है और सेकेंडरी का टर्सरी से ज्यादा होता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है जितना ज्यादा, ऐसे जितना ज्यादा ब्रांचेज होगा जिस अल्काइल हैलाइड का, मतलब जिस स्ट्रक्चर का जितना ज्यादा ब्रांचेज होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होती है। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो है थर्ड नंबर जो है सबसे ज्यादा ब्रांचिंग दिख रहा है हमको। तो थर्ड नंबर ज्यादा ब्रांचिंग दिख रहा है, थर्ड जो है हमें ज्यादा ब्रांचिंग दिख रहा है। तो इसलिए जो आपका आंसर होगा, इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इसमें वो आपका हो जाएगा 2 नंबर, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ये आपका क्योंकि नॉर्मल है, ये स्ट्रेट चेन वाला अल्काइल हैलाइड है। उसके बाद आपका जो होगा 2 के बाद आपका आ जाएगा 1। ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाएगा 3। ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है तो उसको पलट दीजिए, तो हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 1 और उसके बाद हो जाएगा 2। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसकी जो ऑप्शन हो जाएगी वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट कि ये आपका C6H5OH, दिस इज द फिनॉल। ठीक है। ये आपका फिनॉल हो गया, ये आपका फिनॉल, इसको स्ट्रक्चर में लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, फिनॉल है ये आपका फिनॉल हो गया। और फिनॉल में जब हम लोग नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रिक मतलब HNO3 से रिएक्शन कराते हैं, HNO3 से रिएक्शन कराते हैं, तो जो स्टूडेंट पढ़े होंगे, ठीक है, तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर बता दिए होंगे। ठीक है, कि ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मुझे देता है, एक नाइट्रो यहाँ पर लग जाएगा, एक नाइट्रो यहाँ लग जाएगा स्टूडेंट्स, एक नाइट्रो यहाँ लग जाएगा। तो ये है आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका
ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी ये नहीं होगा, सी में क्लिक हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी द करेक्ट, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो ये फिनॉल से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 17 है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे ज्यादा एसिडिक है पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो 3 स्ट्रक्चर दे रखा था, ए बी और सी दे रखा था। तो इसमें से बताना है कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है स्टूडेंट। तो बहुत ही सिंपल है, अगर ये एसिडिक है तो इसमें टेंडेंसी होगा H प्लस रिलीज करने का। तो अगर इससे अगर ये निकल जाता, ये इससे अगर H प्लस निकलेगा स्टूडेंट, वैसे H प्लस अगर निकलता है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे निकलेगा H प्लस के रूप में, ये अगर H प्लस के रूप में निकलता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर यहाँ भी अगर H प्लस के रूप में निकलता है इसके ऊपर क्या आएगा स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज आएगा। उसके बाद हम चेक करते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो आसानी से H प्लस रिलीज करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस ऑक्सीजन के साथ जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ जो है नाइट्रो ग्रुप क्या जुड़ा हुआ, नाइट्रो ग्रुप। और नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो -R इफेक्ट करता है, -R के साथ साथ -I भी करता है। तो -R इफेक्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट है तुम्हारा। तो -R जब डोमिनेटिंग इफेक्ट है, जब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा यानी जब खींचेगा रिंग से, तो ये ऑक्सीजन से भी खींचेगा। तो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज जो होगा वो डिस्पर्स हो गए, नेगेटिव चार्ज जो होगा वो मैग्नीट्यूड कम होगा। तो जब नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा स्टूडेंट, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आपका जो है बी नंबर जो है, हमको लगता है बी जो है ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। उसके बाद अगर हम एसी की बात करें तो ये जो ग्रुप है स्टूडेंट्स, ये ग्रुप है +R करने वाला। जैसे OH होता है, OR होता है, ठीक है, NH2 होता है, ये सब जो होता है ना स्टूडेंट +R इफेक्ट करने वाला ग्रुप है। और +R जो करता है इफेक्ट, तो वहां पे एसिडिक जो करेक्टर होता है वो स्टूडेंट्स डिक्रीज करता है। ठीक है, एक तो देखिए नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो और तो बढ़ा देगा ना ऑक्सीजन के नेगेटिव, ऑक्सीजन के नेगेटिव बढ़ा देगा तो H प्लस का रिलीजिंग होना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो एसिडिक कैरेक्टर है वो घटेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्टूडेंट हो जाएगा बी। ठीक है, सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा बी। ओके, बी के बाद आपका हो जाएगा ऑप्शन ए और उसके बाद हो जाएगा सी। तो जो स्टूडेंट ऑप्शन ए क्लिक किए होंगे, जो ऑप्शन ए इसका आंसर लिख के आए होंगे, वो राइट आंसर है स्टूडेंट्स। बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी हो जाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक से दे रखा था। अब ये ऑर्गेनिक में ये जो क्वेश्चन है वो नेम डायरेक्शन से पूछा गया है, नेम डायरेक्शन से, क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, जैसे कि हम लोग रिडक्शन में नेम्ड रिडक्शन जो हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट, जैसे क्लेमेंसन रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन, आपका जाके स्टीफन रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन। तो उसमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया था क्लेमेंसन रिडक्शन से, क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनाइल क्लोराइड इज रिएक्टेड विद, तो किसके प्रेजेंस में, मतलब कौन सा रिएजेंट के प्रेजेंस में क्लेमेंसन टेक प्लेस करता है। तो इसका जो रिएजेंट होता है स्टूडेंट वो होता है सीधा जिंक अमलगम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो जो स्टूडेंट जिंक अमलगम और HCl लिख के आए होंगे वो समझिए कि उसका आंसर राइट है। रिएजेंट से सवाल था स्टूडेंट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये आपका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन, द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन टू बेंजाल्डिहाइड बाय कार्बोनाइल क्लोराइड। तो स्टूडेंट यार टॉल्यूइन टू बेंजाल्डिहाइड, तो देखिए टॉल्यूइन ये आपका हो गया, इंजीनियरिंग में CH3 लगा दीजिए स्टूडेंट, और क्रोमाइल क्लोराइड जो होता है CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड। और जो इसको पढ़े होंगे बहुत ही आसानी से बना दिए होंगे। तो क्रोमाइल क्लोराइड से जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे
CHO ग्रुप, CH3 कन्वर्ट हो जाता है CH3 CHO ग्रुप में। ऐसे हम कहते हैं स्टूडेंट बेंजल्डिहाइड कहते हैं इसको, बेंजल्डिहाइड कहते हैं। तो क्रोमाइल क्लोराइड ये भी एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो CH3 को ऑक्सीडाइज करता है CHO में। तो ये कौन सा रिएक्शन है स्टूडेंट? तो ये रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। तो जो स्टूडेंट इटार्ड रिएक्शन पढ़े होंगे तो वो आसानी से समझ गए होंगे, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा स्टूडेंट वो ए हो जाएगा, इटार्ड रिएक्शन। तो चलिए ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है जिसमें अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होता। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, जो बच्चे अल्डोल कंडेंसेशन किए होंगे वो आसानी से इसका आंसर वो लिख के आए होंगे। तो अल्डोल कंडेंसेशन जो होता है स्टूडेंट, सबसे पहली बात है कि अल्डोल कंडेंसेशन होता किसमें है। तो अल्डोल कंडेंसेशन वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट? अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा जो हाइड्रोजन होता है स्टूडेंट्स, अल्फा हाइड्रोजन वो है क्या? तो अल्फा कार्बन में प्रेजेंट हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर चेक कीजिए स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे आपका एक मिनट, जैसे स्टूडेंट बात करें, जैसे यहाँ पर देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाले कार्बन को हम अल्फा, ये अल्फा कार्बन हो गया। तो ये अल्फा कार्बन है। अब इस अल्फा कार्बन को चेक कीजिए कि हाइड्रोजन है। तो देखिए स्टूडेंट ये जो है आपका बेंजल्डिहाइड स्ट्रक्चर है, ये आपका हो गया बेंजल्डिहाइड। अब ये जो रिंग का मतलब होता है स्टूडेंट अल्टरनेट पोजिशन पे पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पोजिशन पे पाई बॉन्ड और CHO। तो स्टूडेंट देखिए ये जो कार्बन है आपका, ये जो कार्बन है इसका 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4। तो यहाँ अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए इसमें आपका अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। ठीक है, डज नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, यहाँ पर हो गया अल्फा कार्बन। अगर यहाँ अल्फा कार्बन है तो यहाँ हाइड्रोजन है, तो इसमें अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। इसमें भी देखिए स्टूडेंट ये आपका अल्फा कार्बन, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आपका अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। यहाँ पर देखिए ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इधर भी अल्फा कार्बन है, इधर भी अल्फा कार्बन है। तो ये ऑप्शन ए, ठीक है, बी, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन में अल्डोल कंडेंसेशन होगा स्टूडेंट। तो हमें क्वेश्चन दिया गया था कि किसमें नहीं होगा, तो इसमें जो है स्टूडेंट किसमें नहीं होगा हमसे ये पूछा गया था, किसमें नहीं होगा हमसे ये पूछा गया था स्टूडेंट। तो इसलिए जो है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, इसको डिस्कार्ड, ये तीनों में अल्डोल कंडेंसेशन होगा। लेकिन हमारा सवाल था कि किसमें अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका वो भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये भी आपका ऑर्गेनिक से क्वेश्चन पूछा गया है। वन ऑफ द रिएजेंट फॉर सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन जो स्टूडेंट बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को अच्छे से करके गए होंगे और बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अच्छे से करके गए होंगे, वो आसानी से इसका रिएजेंट क्लिक कर दिए होंगे, रिएजेंट बता दिए होंगे। तो सैंडमेयर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन बड़ा कॉमन सा जो है ना स्टूडेंट रिएक्शन है जो हमेशा पूछा करता है एग्जाम में। तो सैंडमेयर जो रिएक्शन होता है इसकी जो रिएजेंट होती है वो होती है CuBrHbr। ठीक है, तो इसलिए इसका जो है आपका ऑप्शन, एक मिनट स्टूडेंट, तो इसका जो ऑप्शन हुआ है स्टूडेंट, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर, CuBrHbr। तो CuHbr ये गटरमैन रिएक्शन का रिएजेंट है स्टूडेंट। Cu एट 573 केल्विन, ये है आपका डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन का रिएजेंट, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन था स्टूडेंट की हिंसबर्ग रिएजेंट
हिंसबर्ग रिएजेंट इज यूज टू टेस्ट ऑफ एमाइन। तो एमाइन का टेस्ट के लिए हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट एक कॉमन सा रिएजेंट है जिसका हम लोग 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन के लिए टेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो इससे पूछा गया था कौन सा इसमें हिंसबर्ग रिएजेंट है। ठीक है, तो हिंसबर्ग रिएजेंट का ये स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, ये आपका बेंजीन हो गया और ये आपका बेंजीन हो गया। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है स्टूडेंट, एस डबल बॉन्ड हो और ये Cl। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज द राइट आंसर। उसके बाद है स्टूडेंट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर स्टूडेंट आइसोमर्स ईच अदर होता है, क्योंकि आप लोग पता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है सेम होता है, C6H12 और O6 होता है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बाय स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, क्योंकि ग्लूकोज में जो होता है स्टूडेंट वो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है। कीटोन में जो है आपका जाके फ्रुक्टोज में होता है स्टूडेंट वो होता है आपका कीटोनिक ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। तो दोनों का जो है स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है स्टूडेंट, इसलिए ये आपका जो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, ये बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन उठाया गया था। ठीक है, और क्वेश्चन आपका था कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ। ओके स्टूडेंट, तो बहुत कोई इसमें हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज मारे हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज हमको सुनने को मिला, लेकिन इसका आंसर होगा स्टूडेंट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होगा। तो ये आपका गलत है। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका which base is not found in DNA। तो इसमें जो है आपका एडेनिन जो है वो बेस है एक तरह का स्टूडेंट। ठीक है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। और गुआनिन भी आपका एक तरह का बेस है और थाइमिन भी एक तरह का जो बेस है। जो बायोमोलिक्यूल पढ़े होंगे वो उसको उन्हें पता होगा। ठीक है, यूरेसिल जो होगा वो आपका इज द करेक्ट आंसर होगा। तो विच बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए, सॉरी तो विच बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। डीएनए में ये सब बेस आपको फाउंड होते हैं, तो कौन सा बेस था जो फाउंड नहीं होता है डीएनए में? तो यूरेसिल इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, ये हमारा 25 क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको जो है आप लोग अच्छे से इसका आंसर जो है आप लोग मैच कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो ये मैं 2500 क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को हम जो है अपलोड कर दिए हैं, उसको मैच कर लीजिए।